नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बीपीएससी एयू के प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फटाफट से सारे लोग क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। यहाँ पर हम करते हैं टोटल 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर दिन, जो कि आपके हिंदी भाषा से पूछे जाते हैं। इसके अलावा 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश भाषा के आते हैं और इस तरह जो है आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प यहाँ पर करने वाली है, क्योंकि 70 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे इससे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनोहर शब्द में संधि है। तो मनोहर शब्द में संधि बताना है, कौन सी है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि है? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बात कर लेंगे। अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? मनः धन हर होता है। क्या होता है? मनः धन हर होता है, ये इसका संधि विच्छेद होता है। और यहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी? तो यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। कैसी संधि का? तो यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, विपत प्लस जाल इक्वल टू विपत जाल में कौन सी संधि है? तो विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि या फिर वृद्धि संधि है? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी अगर बात कर ले, विपत प्लस जाल बराबर जो विपत जाल हुआ है, इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी है संधि? तो इसमें है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 33, नवोढ़ा सबका संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का आपको संधि विच्छेद बताना है। क्या हो जाएगा? नवधन उड़ा हो जाएगा, नवोधन रढ़ा हो जाएगा या फिर नवधन ऊढ़ा हो जाएगा? क्या बनेगा? सही जवाब बताएंगे। इसके पहले अगर देखा जाए तो 10 प्रैक्टिस सेशन हम ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं और ये वाईसीटी का टेक्स्ट पेपर है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? मर्माहत हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा या निर्मम हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसकी अगर बात कर ले यहाँ पर, तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर करेंगे अपने आप से, तभी आपको पता होगा कि कितने आपके जो है नंबर बन रहे हैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेशन में। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उपनिवेशिक हो जाएगा, औपनिवेशिक हो जाएगा, औपन्यासिक हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका, इसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वो होता है औपनिवेशिक। क्या होता है? औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इसी के जस्ट नीचे है, दिया है, अणु का अर्थ डैश होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो आपको अणु का अर्थ बताना है, अणु का अर्थ यहाँ पर कण दिया हुआ है। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ सकते हैं। छोटा, पीछे, बारीक, बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो चूंकि अणु का अर्थ होता है कण और अणु का अर्थ होता है पीछे, अणु का क्या अर्थ होता है? पीछे होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है वो आपको बताना है। कह रहा है नमक, सोना या फिर घोड़ा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सैंधव का आशय क्या होता है? नमक होता है। क्या होता है? नमक होता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा होता है। इसके अलावा बात अगर कर ले यहाँ पर, जो है नमक का हो गया, घोड़े का हो गया, इन दोनों का होता है सैंधव का मतलब। लेकिन बात कर लें सोना की, तो सोना इसका मतलब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपको, इनमें से बताना है आपको अनेकार्थी शब्द कौन सा है जिसके अनेक अर्थ हों। आयु, पानी या फिर ग्रंथ?
क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आयु का मतलब उम्र होता है, ग्रंथ तो आप जानते ही हैं। बाकी यहाँ पर जो पानी का अर्थ होता है, पानी का अर्थ कई सारे होते हैं। जैसे पानी का एक तो जल होता है, दूसरा इज्जत होता है। इसके अलावा पानी का अर्थ चमक भी होता है। क्या होता है? चमक भी होता है। कहते हैं पानी इसका उतर गया, यानी चमक इसकी चली गई है। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। खगेश का पर्यायवाची है। आपको बताना है खगेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। वासुदेव होता है, वाक होता है, या वैनतेय होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करना है। तो खगेश की बात कर लें तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है वैनतेय। क्या होता है? वैनतेय। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। इसके और भी जो पर्यायवाची होते हैं उसमें से जो सबसे जो है फेमस है वो कौन सा है? गरुड़। क्या होता है? गरुड़ इसका पर्यायवाची होता है। और गरुड़ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे ये वाले अड़ा के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 और यहाँ पर आपको बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? कह रहा है झंडा, निशान या फिर प्रस्तर। क्या बनेगा इसका सही जवाब? तो बात कर लें पताका की, तो पताका का मतलब क्या होता है? झंडा होता है। इसके अलावा क्या होता है? निशान भी होता है। लेकिन बात कर ले प्रस्तर, तो प्रस्तर का अर्थ पत्थर होता है, ना कि यहाँ पर पताका या फिर झंडा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तर्कस का यहाँ पर पूछा गया है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तुड़ीर, त्रोड़ या फिर निशंग। क्या बनेगा इसका सही जवाब? कौन सा इसमें तर्कस का पर्यायवाची नहीं? तो तर्कस के पर्यायवाची की बात कर ले तो यहाँ पर जैसे दिया गया है आपका तुड़ीर, तो ये इसका पर्यायवाची होता है। त्रोड़ भी इसका पर्यायवाची होता है, निशंग भी इसका पर्यायवाची होता है। तो तीनों ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो तर्कस के पर्यायवाची हैं। इसलिए जो आंसर हमारा बनेगा, इसका आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। यहाँ पर पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द बताना है आपको। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा? पौर्वात्य हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, या पूर्वीय हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42। तो पाश्चात्य की बात कर लें तो इसका जो आपका होता है विपरीत वो होता है पौर्वात्य। क्या होता है? पौर्वात्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। जड़ का विलोम है। आपको बताना है जड़ का विलोम क्या होता है। जल होता है, मूर्ख होता है, या फिर विद्वान होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जड़ की बात कर लें, इसका जो विलोम होता है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? इसका विलोम होता है चेतन। क्या होता है? चेतन होता है। तो यहाँ पर चेतन किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। कह रहा अति वृष्टि शब्द का सबसे युक्त विलोम है। आपको बताना है अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्त विलोम कौन सा है। अनावृष्टि, अवृष्टि, अनवृष्टि। क्या बनेगा इस सही जवाब बताएंगे। तो इसके विलोम की बात कर लें, इसका अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि होता है। क्या होता है? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 45 में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। आपको बताना है कि कृपालु का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय क्या मिलेगा। आलू मिलेगा, आलू मिलेगा, या लू मिलेगा। क्या मिलेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45। तो कृपालु का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होता है? कृपा धन आलू। क्या होता है? कृपा धन आलू। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कृपालु बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46। धड़ाक में प्रत्यय है। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय आएगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। जैसे अक प्रत्यय, आक, या फिर अप प्रत्यय। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अप प्रत्यय तो किसी भी हाल में नहीं होगा, अक और आक में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए धड़ाक होता है।
तो यहाँ पर आक प्रत्यय लगेगा। क्या होता है? आक प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग, आ उपसर्ग या फिर अत उपसर्ग? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार से ऑप्शंस को नहीं डिस्कस करते हैं, इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये प्रैक्टिस सेशन हो, जितना जल्दी आपको अगर यहाँ पर क्वेश्चंस दिख रहा है फटाफट से आप उसका आंसर करेंगे, जैसा कि आप एग्जाम में करते हैं। ठीक है, तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं अत्याचार शब्द में उपसर्ग की। तो अत्याचार शब्द में जो उपसर्ग होता है वो होता है अति उपसर्ग। क्या होता है? अति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलंग का तत्सम शब्द बताना है आपको। क्या बताना है? पलंग का तत्सम शब्द। तो प्लवंग हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा या पालना हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो पलंग की बात कर लें तो पलंग का जो तत्सम शब्द होता है वो पर्यंक होता है। क्या होता है? पर्यंक होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका एकदम सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 49, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप आपको बताना है। क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा, कारपेट हो जाएगा या कपूर हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब? तो करपट का तद्भव रूप जो होता है वो होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है। तो कपड़ा आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको तद्भव शब्द पहचानना, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। आंसू, एकत्र और वानर। तो बात कर लें यहाँ पर किसकी? आंसू की। तो आंसू कैसा शब्द होता है? आंसू एक तद्भव शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? आंसू एक तद्भव शब्द होता है, क्योंकि जो इसका तत्सम होता है वो क्या होता है? अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है इसका तद्भव जो होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, समूहवाचक शब्द है। दिए गए आपको विकल्प में से बताना है कि समूहवाचक शब्द कौन सा है। नहर, सेना या फिर स्टेशन? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो यहाँ पर नहर और सेना, अगर इसकी बात कर लिया जाए तो इसमें सेना जो है वो आपका कैसा शब्द है? ये आपका समूहवाचक शब्द है। इसके अलावा नहर, स्टेशन ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर में या फिर पर, यानी कि ठीक समय पर। तो पर में अगर देखा जाए तो अधिकरण कारक होगा। ये क्या आएगा? अधिकरण कारक। यहाँ पर में या फिर पर के लिए क्या आता है? अधिकरण कारक आता है। तो अधिकरण कारक दिए गए ऑप्शन में से नहीं दे रखा है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। तो कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताना है। कानों सुनी, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म या फिर करण कारक? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। कानों सुनी, तो कानों सुनी का मतलब क्या होता है? कान से सुनी, और यहाँ पर से आएगा तो कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हो जाएगा? करण का कारक का चिन्ह होता है से, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54। आपको बताना है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? कन्या पुत्र बोलेंगे, कानीन बोलेंगे या फिर अवैध पुत्र बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सही जवाब इसका क्या बनेगा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54। तो इसकी बात कर ले, जिसका जन्म कन्या से या फिर जिसका जन्म अविवाहित से हुआ हो, अविवाहित के गर्भ से हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? कानीन से, कानीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कानीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 55। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, पाठ पढ़ा, पानी पी लो। क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी। तो इसकी अगर बात कर ले, अब चला जाए, इस वाक्य में भाववाच्य की प्रधानता है, भाव की प्रधानता, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भविष्य काल के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भविष्य काल के? वो आपको बताना है। कितने? 5 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं? कितने होते हैं बताएंगे। तो
भविष्य काल की बात कर लें, भविष्य काल के होते हैं 3 भेद। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन-कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल। एक बार फिर से सुनेंगे, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल, ये 3 होते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? तो कलम का बहुवचन इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। कलम का कलम होता है या कलामियों होता है या अनेक कलम होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो दिए गए विकल्पों में से अगर देखा जाए तो कलम का बहुवचन कोई भी नहीं है, क्योंकि जो कलम का बहुवचन होता है वो क्या होता है? कलमे होता है। क्या होता है? कलमे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या बनेगा? ई इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पंडित शब्द का आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है। क्या होता है? पंडाई होता है, पंडिता या पंडितानी होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, इसका सही जवाब क्या बनेगा? राइट आंसर इसका बताना है। तो इसको पंडिताइन या फिर पंडितानी दोनों बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। पंडितानी या फिर पंडिताइन भी लिखा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? तो पूर्वक शब्द आपको बताना है कौन सा संबंध बोधक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो सवि भक्तिक या निर्विभक्तिक या फिर मौलिक, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, बताना है आपको। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा है? मौलिक है। कैसा है संबंध बोधक? तो ये मौलिक संबंध बोधक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। जिन्होंने सी दिया है उनका आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कभी कभी एक डैश क्रिया विशेषण है। तो कभी कभी कैसा विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वो आपको बताना है। परिमाणवाचक, रीतिवाचक या फिर स्थानवाचक, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो कभी कभी चूंकि समय बता रहा है कि कभी कभी, तो ये कैसा विशेषण होता है? तो ये कालवाचक विशेषण होता है। कैसा होता है? तो ये कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण होता है। तो कालवाचक किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो अकर्मक क्रिया आपको बताना है किसमें प्रयुक्त की गई है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। किसमें अकर्मक क्रिया है? तो बालक खेल रहा है, ये तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। छात्र पढ़ रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानना है। तो मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, संकेतवाचक है या परिमाणवाचक है? बताएंगे। तो 3.5 मीटर ये क्या है? एक परिमाण है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? परिमाणवाचक विशेषण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 64। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है या फिर विशेष है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मटमैले रंग का रंगवाया, अर्थात यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता बताई जा रही है तो क्या हो जाएगा? ये एक विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको विकारी सर्वनाम कहते हैं, अविकारी सर्वनाम या संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो इनको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। क्या बोलते हैं इनको? तो संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध सर्ववाचक या फिर निश्चयवाचक। क्या बनेगा, सही जवाब बताएंगे। तो जिन शब्दों का जो प्रयोग होता है वक्ता स्वयं के लिए करता है, तो ऐसे में वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसमें, तो ऐसे में वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो निजवाचक सर्वनाम दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो कच्छा किस में आ जाएगा, समूहवाचक में, व्यक्तिवाचक में या भाववाचक में। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो कच्छा चूंकि समूह होता है इसीलिए ये किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो संन्यास की, प्रत्युपकार की, दुरावस्था की। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। अगर इस प्रैक्टिस सेशन से आपको फायदा हो रहा है तो निश्चित रूप से एक लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें तो इसमें जो संन्यास शब्द है इसकी वर्तनी एकदम सही दे रखी है। संन्यास शब्द की वर्तनी क्या है, एकदम सही दे रखी है, इसलिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रत्युपकार कैसे लिखा जाता है, तो प्रत्युपकार में अगर देखा जाए तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगेगी ऐसे। और दुरावस्था की बात कर ले तो दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। क्या होता है, दुर्वस्था होता है। ये वाली जो रा की में मात्रा लगेगी ये वाली नहीं लगेगी। क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पे, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, कौन सा आशीर्वाद यहाँ पर एकदम सही दे रखा है ए बी सी में से। तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आशीर्वाद की बात कर ले तो ये आपकी वर्तनी जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है एकदम सही दे रखी है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है। तो उद्यान का आपको शुद्ध वर्ण विच्छेद बताना है, कौन सा है ए बी सी में से। अच्छे से ध्यान से देखिए फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद की बात कर लें, इसका जो शुद्ध वर्ण विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर सी में ये वाला। ठीक है, अगर थोड़ा तेज लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन आपको पहचानना है, कौन सा है, पा, जा या फिर घा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर ले तो यहाँ पर जो घा दिया गया है वो है महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72, आइए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3 या फिर 4। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, तो इसकी बात कर लें, ये होते हैं 2 प्रकार के, एक अग्र स्वर और एक मध्य स्वर। सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा की उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर पूछा है। तो जिह्वा की उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है और एक पश्च स्वर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 3 इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताना है आपको। बिहारी हिंदी की बोली का नाम कौन सा है, दिए गए ऑप्शंस में से मगही, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो क्या है, मगही है। क्या है, मगही। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। इसके अलावा बघेली और छत्तीसगढ़ी जो होता है, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है, पूर्वी हिंदी की है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूर्वी हिंदी, इसको भी लिख लेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है, कौन सा है, वैदेही वनवास, साकेत या फिर प्रिय प्रवास। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है
जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है, तो वो कौन सा है? वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक आपको बताना है कौन है यहाँ पर। धर्मवीर भारती हो जाएगा, महादेवी वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद बनेगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो गुनाहों के देवता की बात कर लें, इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो कौन है? वो है धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है, समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार आपको बताना है कौन है। यहाँ पर रसखान जी, तुलसीदास जी, या फिर सूरदास जी। प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका के जो यहाँ पर रचनाकार हैं वो रसखान जी हैं। कौन है? रसखान जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 77। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी दास जी, सूरदास जी, या फिर कबीर दास जी। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो बात कर लें सूरदास जी की, कबीर दास जी की और तुलसीदास जी की, ये भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन बात कर लें बिहारी लाल की, तो बिहारी लाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रीत काल के कवि हैं। बिहारी किस काल के हैं? तो ये रीत काल के हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। 78 से लेकर 80 तक जो क्वेश्चंस हैं वो गद्यांश पर आधारित हैं। ठीक है, तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। गद्यांश की शुरुआत है। विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल, आजाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो ये आपका पद्यांश था और इसके आधार पर अब हमें क्वेश्चंस को करना है। तो आप लोग इसको पॉज करके भी पद्यांश को अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन इस पे बेस जो दिया गया है वो क्या दिया है? कह रहा है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। तो इस कथन में जो तूफान है इसका भाव क्या है? कठिनाइयां हैं, इसका मतलब आक्रमण है, या फिर लड़ाइयां हैं? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो इस तूफान का मतलब क्या है? कठिनाइयां जो आती हैं। क्या आती हैं? कठिनाइयां। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 कह रहा है अंडमान से कश्मीर है भारत में, तो इसमें क्या है? दूरस्थ राज्य पूछा है, बलिदानी राज्य का मतलब निकला है क्रांतिकारी राज्य। तो अंडमान से कश्मीर का मतलब यहाँ पर क्या निकालेंगे? तो इसका मतलब यही है कि भारत में जो अंडमान तथा कश्मीर है वो कैसे राज्य हैं? वो एक दूरस्थ राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? दूरस्थ राज्य हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, तो हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाती है? शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, या फिर शुभ कार्य होते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अगर हम पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य होते हैं, अर्थात कल्याणी कार्य होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर उसमें देखा जाए तो पंक्ति लिखी हुई है, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल। तो नौ मंगल अर्थात यहाँ पर शुभ कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका हायरिंग ऑफ अकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड। इसका हिंदी अनुवाद बताना है। क्या दिया है? हायरिंग ऑफ अकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? किराए पर स्थान का अनुमोदन नहीं मिला, या फिर प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, या फिर प्रस्ताव शर्त में स्थान किराए का नहीं मिला। क्या बनेगा इसका सही जवाब? इसका हिंदी अनुवाद बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है कि प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बनेगा। तो ट्रांसलेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ध्यान से करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो किस में दी जाती हैं? पत्र में दी जाती हैं, परिपत्र में, या प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत दी जाती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो सरकारी कार्यालयों में अगर देखा जाए तो सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित जो नियम हैं अथवा सूचना है उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं कार्यालय आदेश। क्या बोलते हैं? कार्यालय आदेश बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्यालय आदेश किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ यहाँ पर बताना है गागर में सागर भरना। ठीक है, ये मुहावरा है आपका। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, या फिर मूर्खता पूर्ण काम करना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर थोड़े शब्दों में अधिक कहना, तो ये होता है गागर में सागर भरना। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक आंख ना भाना। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ उपेक्षा करना, विरक्त होना, या फिर तटस्थ होना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। एक आंख ना भाना, तो एक आंख ना भाना इसका मतलब होता है कि बिल्कुल अच्छा ना लगना। क्या होता है इसका मतलब? बिल्कुल अच्छा ना लगना, यानी उपेक्षा करना ये नहीं होता, विरक्त करना होना भी नहीं होता, तटस्थ होना भी नहीं होता है। क्या होता है? बिल्कुल अच्छा ना लगना। इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 85, अंग अंग फूले ना समाना। तो अंग अंग फूले ना समाना इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? गुस्सा होना, दुखी होना, या बहुत आनंदित हो जाना। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अंग अंग फूले ना समाना का मतलब क्या होता है? बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपको अलंकार बताना है। ठीक है, आइए पंक्तियों को पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार इसमें बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर जैसे दिया है, कह रहा है कि इसमें दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परीसी। वह संध्या सुंदरी परीसी अर्थात निर्जीव वस्तु का वर्णन यहाँ पर सजीव यानी कि मानव की तरह किया जा रहा है। और जब निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाता है तो वहां पर कैसा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो आइए ऑप्शंस में खोजते हैं, मानवीकरण अलंकार दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो रूपक है, उपमा है, श्लेष है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार नहीं दे रखा है, इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा? इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें कैसा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 87 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, या फिर रूपक अलंकार है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर जो अंबर उपमेय है, और इसमें जो पनघट है वो उपमान है, और तारा अगर देखा जाए वो उपमेय है और घट उपमान है। तो यहाँ पर जो है अभेद आरोप है उपमेय और उपमान का। तो जब अभेद आरोप होता है उपमेय और उपमान का, वहां पर कैसा अलंकार होता है? वहां पर होता है रूपक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। तो सिली मुख में अलंकार आपको बताना है कौन सा है। सिली मुख में अलंकार बताना है श्लेष अलंकार, लाटानुप्रास, या वृत्यानुप्रास। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हों तो वहां कैसा अलंकार होता है? वहां होता है श्लेष अलंकार। तो प्रश्न में दिए गए अगर देखा जाए चौपाई में जो सिली मुख है उसके दो अर्थ हैं, एक तो अर्थ है बाण, दूसरा अर्थ है भंवरा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 89, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है? ये आपको बताना है। कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास होगा, वृत्यानुप्रास होगा, या लोटानुप्रास होगा।
क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करना है, बताइएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती, वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, छंद की पहचान करना है। कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, या फिर रोला है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा छंद है, तो ये दोहा छंद होता है, जो कि अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इसके प्रथम चरण एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, केशव कही न जाई का कहिए देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मनहि मन हरिये। तो यहाँ पर ये जो लाइन दी रखी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है, रौद्र रस है, शांत रस है, या फिर भयानक रस है। तो केशव कही न जाई का कहिए देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मनहि मन रहिए। यहाँ काव्य में अगर देखा जाए तो केशव यानी कि कृष्ण, राम या फिर ईश्वर के अद्भुत रूप का बोध हो रहा है। और इस काव्य में कौन सा रस होगा, इस काव्य में अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा, अद्भुत रस यहाँ पर होगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा, क्योंकि रौद्र रस भी नहीं है, शांत रस भी नहीं है, और भयानक रस भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, या फिर करुण रस है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा श्रृंगार रस। क्या होगा, श्रृंगार रस। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 93, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वचन की अशुद्धि है, कारक की है, या फिर संज्ञा की अशुद्धि है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो दिए गए वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि दिए गए वाक्य में पथ में प्रयोग किया गया, जबकि क्या होना चाहिए, पथ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पथ पर होना चाहिए। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारक की गड़बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, संदेहवाचक वाक्य है ये, इच्छावाचक है, या संकेतवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है बताएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यानी कि संकेत यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कैसा वाक्य हो जाएगा, ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 95, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, तो वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है। क्या बनेगा इसका सही जवाब, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो इसको जब अगर हम मिश्रित वाक्य से करेंगे, किसमें, संयुक्त वाक्य में, तो क्या बन जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है। क्या हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है। बाकी के दोनों ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 96, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा ये आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, या बहुब्रीहि समास। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी अगर बात कर लें, इसमें कौन सा है चक्रपाणी, तो इसमें है बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, नीलोत्पल शब्द में समास है। तो नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, या फिर कर्मधारय समास। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे।
तो अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होता है नीला है जो उत्पल। क्या होता है? नीला है जो उत्पल। तो इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो आपको शब्द दिया है पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा या तत्पुरुष समास हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य का जो कारक चिन्ह हो वो लुप्त हो जाए, वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर पथभ्रष्ट अर्थात क्या होता है? पथ से भ्रष्ट। क्या होता है? पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास बनेगा। क्या बनेगा? तत्पुरुष समास बनेगा। और कारक क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 99 और आपको बताना है यहाँ पर जो छीड़ ना हो सके। तो जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या बनेगा बताएंगे। अमिट, अपार या फिर अक्षय। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। जो छीड़ ना हो सके। तो इसको अगर देखा जाए तो जो मिट ना सके उसको बोलते हैं अमिट। क्या बोलते हैं? अमिट। और जिसका कोई पार ना हो उसको बोलते हैं अपार। और जो छीड़ ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। और आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। यहाँ पर दिया गया है कि किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। तो कौन से वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने जो कहा था उसे मैंने नहीं सुना। तो किस में प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए ये आपको बताना है। तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पर आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चन। आई होप बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो जिन्होंने पिछले अगर प्रैक्टिस सेशन नहीं लिए हैं तो वो जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। और जिन्होंने भी लाइक शेयर नहीं किया है वो लाइक करके जरूर जाएंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।